जी अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप देख रहे हैं, आज मेरे साथ मौजूद हैं मेरे दोस्त और पुराने कॉलीग अम्मार मसूद साहब। अम्मार मसूद साहब की शख्सियत के कई पहलू हैं और आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो शख्सियत आपको नजर आती है उसके पीछे कौन छुपा हुआ है और उसके मुहर्रिकात क्या क्या हैं। अम्मार, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। You're most welcome. तो जैसे मैंने कहा, जब मेरी आपकी मुलाकात, थोड़ा पीछे से शुरू करते हैं, जब मेरी आपकी मुलाकात हुई थी शुरू में, तो आप उस वक्त शॉर्ट स्टोरीज लिखा करते थे। आप क्रिएटिव साइड को देखा करते थे उन इदारों की जिनमें हमने इकट्ठे काम किया। तो वहां से एकदम कब आपको ये एहसास हुआ कि आपके अंदर एक सहाफी अंगड़ाइयां ले रहा है जिसको कॉलम लिखने चाहिए? अच्छा, देखिए बात ये है कि आपने जो तारुफ कराया उसमें दोस्त के लफ्ज पर स्ट्रेस कम किया, पुराने के लफ्ज पर स्ट्रेस ज्यादा किया। तो ये अब उम्र का वो हिस्सा है जहाँ ज्यादातर लोग इसी तरह तारुफ कराते हैं। दूसरी बात ये है कि लिखने का ख्याल कैसे आया। तो वो आई एम ए बॉर्न राइटर, हम्म। ये मेरी फितरत में है, हम्म। सरिश्त में है। मैं अब अगर अपने स्कूल के ज़माने, कॉलेज के ज़माने या मास्टर्स के ज़माने या अपनी इब्तदाई नौकरियों को देखता हूँ तो उन सब का ताल्लुक राइटिंग से रहा है। हम्म। मुझे जो चीज़, जिस चीज़ का इल्म नहीं था और कोई कबाहत नहीं है उसको तस्लीम करने में, कि मुझे ये नहीं पता था सहाफत क्या होती है, गलत क्या होता है, सही क्या होता है, अब डेमोक्रेसी के क्या मानी है, इसके नॉर्म्स क्या होते हैं, जमहूरी अक़दार क्या होती हैं, हमारी पॉलिटिक्स की हिस्ट्री क्या है, ये सीधी चीज़ें मुझे नहीं पता थी। वो मैंने अपने दोस्तों से सीखी, जो अब मेरा तारुफ दोस्त कम और पुराने का हम्म। ज्यादा कहकर मुतारिफ करवाते। लेकिन मैं आपको, जैसे मैं कुछ छोटी छोटी बातें आपको बताता हूँ कि मैं क्यों कहता हूँ कि मैं बॉर्न राइटर था। हम्म। कि मैं जब हमारे घर में, आपको इल्म है कि वो शेर व अदब का बड़ा शगफ है और बिल्कुल। लिखने लिखाने का, तो जो मार्केट में किताब आती थी वो हमारे घर लाजमी आती थी और बचपन से हम उन किताबों में रहे। मैं हम्म। जब चौथी पांचवी जमात में था तो मैं गुजरात चला गया अपने दाद के हम्म। अपने दादा दादी के पास और फूफो के पास, और वहां से मुझे ये ख्याल आया कि मैं अपने वालिदैन को खत लिखा। हम्म। और वो खत वैसे नहीं होते थे जो चौथी पांचवी जमात का बच्चा लिखता है। वो को 20-20 सफ़ों के खत होते थे और जिंदगी और जिंदगी के बाद की जिंदगी, इस तरह के हम्म। मौजूआत पर मैं लिखा करता था जिसकी मुझे कोई समझ नहीं थी, इंटरेस्ट। लेकिन बहरहाल मैं लिखता था। अब जिसको हम एक तरह से आउटपोरिंग ऑफ इमोशंस कहते हैं। हाँ, उसके बाद जो पेपर्स तालीम में कभी कोई सुनहरी कारनामा नहीं किया, कभी कोई गोल्ड मेडल हासिल नहीं किया, लेकिन उर्दू का जो पेपर होता था उसमें हमेशा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्क्स आते थे। हम्म। उसमें घर की तरबियत का भी हिस्सा था, कुछ मुझे लिखने का शौक भी था। मैंने पहली नौकरी जो इब्तिदा में की वो एडवर्टाइजिंग में की। हम्म। अच्छा, एडवर्टाइजिंग में बड़ी उन्होंने कोशिश की कि मैं एडवर्टाइजिंग में जो सेल्स का डिपार्टमेंट है हम्म। उसमें चला जाऊं। तो मुझे उस वक्त ये लगता था कि ये जो इश्तिहार हैं इनकी लैंग्वेज बेहतर होनी चाहिए। हम्म। अल्टीमेटली खैर मैं कॉपी राइटिंग में चला गया और हम्म। वो खुद ही गया। और क्योंकि सेल्स में जो मैंने कारनामे किए उसके बाद उन्होंने भी फैसला किया कि आप कॉपी राइटिंग में चले जाए। तो ये जो है ना, एक एडवर्टाइजिंग को आप जानते होंगे, उसमें बड़ा अजीब सा कॉन्फ्लिक्ट होता है दो डिपार्टमेंट्स के दरमियान, हम्म। सेल्स या मार्केटिंग जिसे हम कहते हैं और क्रिएटिव। हम्म। क्रिएटिव के लोग जो हैं वो समझते हैं कि वो ज्यादा सुपीरियर है, वो थिंक टैंक होते हैं एडवर्टाइजिंग एजेंसी का, और मार्केटिंग वाले ये समझते हैं कि वो एड सेल कर सकते हैं। हम्म। तो दोनों अगर एक दूसरे के डिपार्टमेंट में मुदाखलत करें तो बड़ी मज़ाक़ खेज चीजें पैदा हम्म। होती हैं। तो जिसमें से एक ये थी कि मैं जब मार्केटिंग में गया तो जो सूरत हाल पैदा हुई वो काफी तशवीशनाक थी। इसी तरह हमारे एक दोस्त थे, वो सेल्स में थे और उन्होंने सोचा कि वो क्रिएटिव हो जाए। हम्म। तो हम एक कैंडीज बनाने वाले क्लाइंट के पास गए, तो उन्होंने कहा कि मुझे कोई इनोवेटिव आइडिया दें, बच्चों की कैंडीज हमें सेल करनी है। तो वो अचानक बैठे बैठे मेरे साथ जो मार्केटिंग वाले साहब थे वो क्रिएटिव हो गए।
तो उन्होंने कहा सर बच्चों की कैंडीज बनाने के लिए एक बड़ा अच्छा आइडिया है, आप देखिए कि यूं कैमरा खुलता है, सामने से एक जनाजा आ रहा है। तो उसके बाद से ना हमें वो क्लाइंट मिला ना कुछ। तो खैर उसके बाद मैंने ये कॉपी राइटिंग शुरू कर दी। मैं शायद कम लोगों को बताया, मैं पाकिस्तान की 3 लीडिंग एडवर्टाइजिंग एजेंसीज का क्रिएटिव हेड रहा हूँ। फिर कहानी लिखना शुरू की और अफसाना लिखा। और अब मेरे ख्याल में मैंने अच्छा अदबी संजीदा अफसाना लिखा। और मेरी पहली किताब अफसानों की थी, मोहब्बत का नीला रंग। और वो संजीदा अदबी अफसाने थे, जिसके बाद मुझे ये अंदाजा हुआ कि इस फन की इस समाज में कोई खास कदर नहीं है। तो फिर मैंने कहानी नहीं लिखी, हालांकि कहानी लिखने का जो बुनियादी टैलेंट है वो शायद मेरे अंदर है। बिल्कुल, और क्योंकि मैंने आपकी कहानियां पढ़ी हैं, वो बड़ी, उनके अंदर वो इमोशन आपको नजर आता था, बड़ी एंगेजिंग वो कहानियां हुआ करती थी। और वो कहानियां थी जो हमारे माशरे में हमारे इर्द गिर्द बिखरी हुई हैं। तो अब आप जी मिस बिल्कुल। करते हैं कभी उसको? अच्छा नहीं, उसका मैंने ये हल निकाला। मैंने कॉलम लिखना शुरू किए, और जब मेरी आपकी मुलाकात हुई थी, या जिस जमाने में मेरी आपकी बातचीत हुई थी, उस जमाने में मैंने इब्तदाई कॉलम लिखे। और मैं यकीनन आपको याद नहीं होगा, लेकिन जो मेरे इब्तदाई कॉलम थे वो उसमें अफसानवी रंग बहुत ज्यादा था। कि मतलब एक सोशल इश्यूज थे कि किसी को खातून पे क्या असर पड़ता है, बुजुर्ग खातून पर अगर पेट्रोल की कीमत 1 रुपया बढ़ जाती है, या कोई एक्सीडेंट में एक थर्ड पेज पे खबर आती है कि कुछ लोग मारे गए, तो उस फैमिली के ऊपर क्या उसके असरात होते हैं। तो वो बुनियादी तौर पर मैं कहानी ही लिख रहा था, उसका नाम मैंने कॉलम रख दिया हुआ था। फिर ग्रेजुअली मुझे ये अंदाजा हुआ कि कॉलम का रिस्पॉन्स ज्यादा होता है। कोई भी लिखने वाला, उसको रिस्पॉन्स रिक्वायर्ड होता है। शेर लिखने वाला हो, अफसाना लिखने वाला हो, अफसाने का रिस्पॉन्स कोई इतना ज्यादा नहीं होता। बल्कि वो हमारी दोस्त है, आपकी भी शायद वाकफियत हो, नीलम अहमद बशीर, बुशरा अंसारी की वो हमशीरा है, बहुत अच्छा अफसाना लिखती है। मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, वो कहती है कि यार देखें, हमारे और आपके मुकाबले में शायर कितने फायदे में है। वो सिगरेट की डब्बी के ऊपर गजल लिख लेते हैं, और लोग जगह जगह उनसे फरमाइश करते हैं कि गजल सुना दें, गजल सुना दें, शेर सुना दें। अफसाना निगारों को कोई दूर से भी हाथ नहीं डालता, तो वो हमसे उस तरह फरमाइश नहीं होती। कहने का मकसद ये है कि वो इतनी ज्यादा पजीराई उसकी, उस फन की नहीं है। और फिर कॉलम का रिस्पांस बड़ा अच्छा आता था। कुछ सियासी लोग, कोई मिनिस्टर भी फोन कर देता था, कभी कोई सेनेटर का ही फोन आ जाता था। उसकी जो हुजम था उसकी पजीराई का, वो बहुत ज्यादा था। तो वो मुझे अच्छा लगा, क्योंकि अल्टीमेटली आपको ये चाहिए होता है अच्छा, यहाँ पे कि एक आप। बात, एक बात बड़ी इम्पोर्टेंट है। हर, चाहे आप कॉलम लिख रहे हो या टीवी प्रोग्राम कर रहे हो या अफसाना लिख रहे हो, ये सब क्रिएटिविटी की मुख्तलिफ शक्लें हैं मेरे ख्याल में। तो एक क्रिएटिव आदमी के लिए क्या ये ज्यादा जरूरी है कि जो उसको आमद हो रही है वो उसको कोई शक्ल दे पा रहा है, उसकी तस्कीन हो रही है उस कैफियत की, या ये ज्यादा जरूरी है कि उसको सोशल एक्सेप्टेंस मिले? आई थिंक कि दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर सिर्फ आपकी जात की तस्कीन हो रही है और आपको समाज की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, तब डिसअपॉइंटमेंट आपके अंदर डर आती है। और उससे बचने का तरीका ये है कि जैसे कि आप कोई ऐसी शक्ल इख्तियार करें कि जिसमें आपकी जो बेसिक हुनर है वो भी इस्तेमाल हो जाए, और उसकी माशरे में कोई एक्सेप्टेंस भी हो। एक और सवाल जो मुझसे बहुत ज्यादा किया गया वो ये कि आपके वालिद इतने बड़े शायर हैं, तो आपने नस्र क्यों लिखी, आपने शेर क्यों नहीं लिखा। लोग ये समझते हैं कि अगर आपके वालिद डॉक्टर हैं, तो अगर आप डॉक्टर नहीं बने तो ये आपकी नाफरमानी। तो मैं, इसका जवाब बड़ा आसान है। पहली बात तो ये है कि मेरे में शेर लिखने की एक सलाहियत होती है। एक म्यूजिक होता है आदमी के अंदर, एक खास रिदम होता है जो इल्मुल रूज सीखने से नहीं आता, वो आपके अंदर होता है या नहीं होता। तो वो नहीं मौजूद था, और फर्ज कीजिए कि मौजूद भी होता, और मैं
अगर अच्छा शेर कह भी लेता तो किसी ने मानना नहीं था ये मैंने लिखा, और अगर बुरा लिखता तो लोगों ने यही कहना था कि अनवर साहब का बेटा है, देखिए ये कितने बुरे शेर लिखता है। तो थोड़ा सा मैंने इंटेंशनली प्रोज को अपनाया, और इसमें बहुत ज्यादा अमल दखल उन सारी किताबों का है जिनके पढ़ने से लोग मना करते थे और कहते थे सिलेबस की किताबें पढ़ा करो। तो मेरे सारी उम्र में जो प्रोफेशन रहा है उसमें वही किताबें इस्तेमाल हुई हैं जिससे पढ़ने से बुजुर्ग मना किया करते थे। अच्छा, ये बताएं कि आपने अपने घर के माहौल का जिक्र किया और पढ़ने लिखने का माहौल था। दो स्कूल्स ऑफ थॉट हैं। एक तो ये है कि बड़े पेड़ के नीचे जो है वो छोटा पेड़ शायद जिंदगी नहीं पाता, उस तरह से फल फूल नहीं सकता। दूसरा ये है कि अगर आप इस तरह के माहौल में जिंदगी गुजार रहे हो तो वो कंट्रीब्यूट करता है और आप इवेंचुअली ड्रिफ्ट हो जाते हैं उसी तरफ। आपके साथ क्या हुआ? ये भी सवाल कोई नया नहीं है मेरे लिए, इसलिए कि लेकिन मुझे जो है ना, मैं आपको इसका बताता हूँ। अल्लामा इकबाल के साहबजादे जावेद इकबाल के साथ ही मसला था, बड़ा जेन्युइन मसला था। आप अगर उनकी किताब जिंदा रूद पढ़ें या उनकी गुफ्तगू वैसे सुने तो आपको पता चलेगा वो बहुत ही लायक आदमी था, बहुत बड़ा फिलोसोफर था, लेकिन उसको अल्लामा साहब की पर्सनैलिटी ओवरशैडो कर गई। वो हालांकि वो चीफ जस्टिस भी रहे हैं, लेकिन अल्लामा साहब के जाहिर कंपैरिजन फौरन उसके साथ आ जाता था। इसी तरह हमारे एक दोस्त हैं जो पाकिस्तान के बहुत मारूफ जो माजी के शायर थे, उनके साहबजादे, नाम मैं खुद उनका नहीं बता रहा क्योंकि ये कोई अच्छी मिसाल नहीं है, और वो शायर भी है। तो उनको मैंने एक दफा अपने एक टेलीविजन के प्रोग्राम में दावत दी और हम उनसे बात करना चाह रहे थे क्योंकि उनके वालिद की शायरी का मैं भी बहुत मोतरिफ हूँ, और मैं उनसे बात करना चाह रहा था उनके वालिद के हवाले से, कुछ यादें, कुछ बातें, और वो मुसिर थे कि आप मेरा कलाम तो सुने ना। अच्छा, वो बड़ा अजीब सा कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया। जो लायक बच्चे होते हैं ये उनके साथ मसला होता है। अब आपको पता चल गया कि ये मेरे साथ मसला क्यों नहीं होता। मैं किसी स्टेज पे भी उस कंपैरिजन में ना आया हूं ना आना चाहता हूं कि मुझे ये लगे। दूसरा ये है कि मेरी फील्ड शायद जिसमें मैंने कुछ इंटेंशन का भी दखल था वो बिल्कुल डिफरेंट है। अगर मैं शेर लिखता तो वो कैफियत हो जाती कि मेरे शेर भी सुनो यार, मेरे वाले तो बहुत अच्छे शायर हैं लेकिन मैं खुद भी शायर हूँ, तो वो कैफियत हो जाती। लेकिन मुझे और लेकिन इसका एडवांटेज भी बहुत हुआ। एडवांटेज ये हुआ कि हमारे घर में जो लोग आया करते थे बचपन में, जिन्हें हम अंकल कहा करते थे, और वो मतलब डॉक्टर आफ्ताब असगर, डॉक्टर खुर्शीद रिजवी, वासिफ अली वासिफ, अशफाक अहमद, अहमद नदीम कासमी, अताउल्लाह कासमी, ये सारे लोग हमारे अंकल्स थे ना, बानो कुदसिया साहिबा। तो इनकी सोबत में बैठना और इनके साथ गप लगाना, तो वो बुनियादी तरबियत एडवांटेज जो है वो हमें हासिल हुआ है इस सारे सिलसिले में। तो कोई ऐसा कंपैरिजन नहीं है, वो जो बड़े पेड़ वाली बात है। और क्योंकि बिल्कुल मुख्तलिफ सी प्रोफेशंस हैं, सिर्फ एक चीज मुश्तरक है कि दोनों लिखते हैं। सिर्फ ये, और उसमें भी ये है कि उनके लिखे को बहुत ज्यादा पजीराई मिलती है और मिलनी चाहिए। हमें बहुत ज्यादा गालियां पड़ती हैं जो नहीं पड़नी चाहिए। वो गालियों वाली साइड पे मैं आता हूँ। जिस टीवी प्रोग्राम का आपने जिक्र किया वो रात गए का आप शायद तस्करा कर रहे हैं पीटीवी पर। काफी लंबा अरसा आपने वो प्रोग्राम किया और मुझे खुद जाती तौर पे बहुत पसंद था। उस प्रोग्राम का तजर्बा कैसा रहा और क्या आप उसको मिस करते हैं अभी? वो जो प्रोग्राम था ना, वो उसका आइडिया मैंने पीटीवी को प्रेजेंट किया था, और मेरा ये वो जमाना था जब लोग ये समझते थे कि अगर टेलीविजन पर फास्ट पेस चीज नहीं होगी और हर 3 सेकंड के बाद विजुअल चेंज नहीं होगा तो चीज फ्लॉप हो जाएगी। और लेट नाइट शोज भी काफी ट्राई हुए, और लेट नाइट शोज में भी थोड़ा सा जो है बोल्ड गुफ्तगू करने की कोशिश की गई और तेज गुफ्तगू करने की कोशिश की गई। 2-3 रीजंस थी इस प्रोग्राम को शुरू करने के लिए।
एक तो ये है कि मैं चाहता था कि हम मीडिया की पेस स्लो करके देखते, क्या हो जाता है। डिफरेंट चीज थी कि एक शायर आपके साथ होता था, एक गुलकार आपके साथ गजल गा रहा होता था, तो वो बिल्कुल डिफरेंट किस्म का एनवायरनमेंट था, एम्बियंस था, और उसमें बहुत तेज रफ्तार, बर्क रफ्तार और शोला बयानी नहीं होती थी, तो वो बहुत अच्छा। दूसरा, मेरे लाशऊर में, और मुझे बाद में एहसास हुआ कि मैंने वो प्रोग्राम का आइडिया क्यों दिया, कि मैंने उस प्रोग्राम का आइडिया आपके जहन में होगा कि हम लामहाला एक शायर या शायरा को दावत देते थे, और फिर उसके बाद एक गुलकार होता था जिसके साथ, जिसको सुनते थे हम, जिसकी गायकी के फन से महजूज होते थे। गुलकार को सुनना टेलीविजन पे कोई नई बात नहीं थी, इस तरह के सैकड़ों प्रोग्राम हो चुके हैं, और वो जिसमें हमने देखा अशफाक साहब भी बैठे हुए हैं और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी बैठे हुए हैं, ऑडियंस के साथ भी, बगैर ऑडियंस के साथ भी गुलकारों ने बहुत परफॉर्म किया। उसके साथ शायर को किसी ने बिठाने का हौसला नहीं किया। मेरे जहन में हमेशा से ये बात है कि एक शायर जो है ना, वो माशरे का सबसे आकिल और फहीम शख्स होता है। उसको हमारे समाज में वो इज्जत नहीं मिलती जिसका वो मुस्तहिक होता है। मैंने, और चूंकि मैंने अपने गिरदोपेश में बहुत सारे ये मनाजिर देखे कि मेरे वालिद को तो कभी ऐसी जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन मैंने बहुत से शायर ऐसे देखे हैं कि जिनकी जिंदगी की महराज ये होती थी कि वो पीटीवी पे साल के बाद होने वाला एक मुशायरा पढ़ लें, और वो उस मुशायरे के 300 रुपए उन्हें मिला करते थे। मैं ये समझता था कि वो लोग इस मयार से बहुत ज्यादा लायक लोग हैं, वो ये डिजर्व नहीं करते कि प्रोड्यूसरों के पीछे भागे और मुशायरों की लिस्टों में अपना नाम लिखवाएं, लेकिन शायद उनके पास पब्लिसिटी का, अपने आप को मनवाने का ये वाहिद तरीका था उस जमाने में। तो मैं ये चाहता था कि शायर को, अदीब को, अफसाना निगार को एहतराम दिया जाए। हमने जो इंटरव्यूज उस सीरीज में किए, वो मेरे ख्याल में पाकिस्तान टेलीविजन की हिस्ट्री में बड़े यूनिक इंटरव्यू थे। इतने नादिर लोगों से हमने मुलाकात करवाई लोगों की, और लोगों को इस बात का एहसास दिलाया कि अगर शेर में अट्रैक्शन है ना, तो शायर में भी अट्रैक्शन होनी चाहिए। आपकी दिलचस्पी, मतलब हम उसके गुर्बत के हवाले से अगर ख्यालात सुनते हैं और उस पर वाह वाह करते हैं, तो उस गरीब शख्स को मिलके भी देख ले, वो इतना बुरा आदमी नहीं होता। और फिर उसमें हमने अदीबों को भी बुलाया, ड्रामा निगारों को भी बुलाया, और वो काफी ज्यादा पॉपुलर प्रोग्राम हुआ, और मुझे वो बहुत पसंद था। लेकिन अब मैं उसको मिस नहीं करता। मेरा ख्याल है कि वो एक दफा मैंने ट्राई किया, बल्कि 2 दफा ट्राई किया, और वो अच्छा हो गया। तो उसको अब मजीद रुइन नहीं करना चाहिए, एक अच्छे आइडिया को कल्मिनेट कर देना चाहिए। जिंदगी का फेज होता है जो गुजर जाता है, और फिर आप उससे निकल के एक नए फेज में दाखिल हो जाते हैं। तो ये जो आपका पूरा क्रिएटिव सफर था, बचपन से लेके जब आपने पढ़ना शुरू किया, फिर आपने समझना शुरू किया, फिर आपने नई नई जो चीजें हैं उनको ट्राई करना शुरू किया, इस सफर में आपके वालिद का मशवरा और इस्लाह किस हद तक दाखिल रही या बिल्कुल नहीं रही? अच्छा, ये बड़ा दिलचस्प सवाल। मेरे वालिद बुनियादी तौर पर एक फनकार हैं, हर मानी के एतबार से। उन्हें बेतहाशा दफा इस बात का इल्म नहीं होता था कि हम किस क्लास में पढ़ रहे हैं, हम पास हुए हैं, फेल हुए हैं, और ये जो रूटीन की जो जिंदगी है, क्योंकि वो अपना शेर लिखने में इतने मशगूल होते थे ज़हनी तौर पे कि उन्हें इन चीजों की बहुत ज्यादा फिक्र नहीं होती थी, या हमने कोई कारनामा किया स्कूल की सतह पर, ये उनके कंसर्न नहीं होते थे। हमारी तरबियत बुनियादी तौर पर हमारी वालदा ने, उन्हें ये कंसर्न होती थी कि अगर मैंने कोई तकरीरी मुकाबले में हिस्सा लेना है तो मेरी तैयारी है या नहीं है, या तकरीर कैसी लिखी है, उसमें तो फारसी का शेर अगर कोई है तो सही पढ़ा है या गलत पढ़ा है, तलफ़्फ़ुज़ उसका सही है। तो ये हमारी वालदा ने
बहुत ज्यादा तरबियत की है हमारी हम्म, जुबान पर भी, और हमारे बाकी तमाम जो उस्लूब है उसके ऊपर बहुत ज्यादा उन्होंने मेहनत की है। हम्म, तो अब्बू बिल्कुल, अब्बू को नहीं इन चीजों का पता होता था कि हम्म, बच्चे क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग। अच्छा, अब जरा थोड़ा सा आ जाते हैं आप का जो अब जो रूप है, या अब जिस इस प्रोफेशन के ऑफशूट को आप ट्राई कर रहे हैं, सहाफत को और कॉलम नवीसी को, उसकी तरफ आ जाते हैं। तो जो कॉलम, जैसे आपने कहा, आप लिख रहे हैं, उसका रिस्पांस आपको ज्यादा आ रहा है, लेकिन उसी में जो है एवरी नाउ एंड देन हम देखते हैं कि आपके कॉलम ऐसे मौजुआत पर होते हैं जो लोगों को शायद पसंद नहीं आते, या उनके लिए अखबार में जगह नहीं होती और वो छपने से रह जाते हैं। तो अब इस चैलेंज से कैसे डील कर रहे हैं आप? असल में ना ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग वाकया आपको सुनाता हूँ, और उसके थोड़ा सा बैकग्राउंड बनाने की कोशिश करता हूँ। मैं आजकल 2-3 जगह लिख रहा हूँ, ये मैं कोई हम्म, बड़ा ही नहीं बयान कर रहा, उस वाकया बनाने के लिए, बताने के लिए तौजीह बता रहा हूँ। और आप खुद सहाफी हैं, आप जानते हैं कि आपके लिए एडिटर कितना इम्पोर्टेंट हम्म, होता है। तो जिन 3-4 जगहों पे मैं लिखता हूँ, तो एक दफा मैंने अपना एक कॉलम भेजा जिसमें को हल्का सा तड़का था उस एंगल का जो कि आजकल नापसंद किया जाता है, तो वो कॉलम नहीं छपा। हम्म, तो मैंने अपने एडिटर को फोन किया, मैंने कहा भाई इसमें क्या ऐसी बात थी कि आपने इसको नहीं छापा, ना जुबान की कोई गलती थी, ना मेरा लहजा नामुनासिब था, तो आप मुझे जवाब दें आपने क्यों नहीं छापा। तो उन्होंने हम्म, कहा भाई मैं एडिटर हूँ, हम्म, मेरा भी कॉलम नहीं छपा। हम्म, तो ये किसी एक कॉलम, किसी एक फर्द पर आजकल कदगने नहीं है। हम्म, मेरे ख्याल में सारा समाज ही इसके अंदर पिरोया गया है, और ये पाकिस्तानियों की ये कैफियत नई नहीं है कि अचानक ही गद्दारी के फतवे लगने शुरू हो जाते हैं, अचानक ही कुछ लोग आपके खिलाफ कालम बुलंद शुरू कर देते हैं। और इसके पीछे जो कुव्वतें हैं उनका भी सबको अंदाजा है। मुझे ये बहुत बाद में समझ आई कि इन मौजूआत पर लिखना बहुत जरूरी है, शायद छपना इतना जरूरी नहीं है जितना लिखना जरूरी है। हम्म, और तो मैंने एक खास तसल्सल के साथ इसके ऊपर लिखना शुरू हुआ। मुझे ये एहसास हुआ, इदराक हुआ कि जो बात मुझे समझ आ गई है, एक तो वो कीमती बात है, हम्म, दूसरी बात ये है कि वो लोगों को समझाना भी जरूरी है। हम्म, और अगर आपके, और हर शख्स के कुछ फॉलोअर्स होंगे, अगर आपके 10 फॉलोअर हैं तो मेरे 5 फॉलोअर होंगे, तो वो कम से कम 5 लोग मेरी जिम्मेदारी बनते हैं। हम्म, तो उन तक जो बात मुझे समझ आई है सारी उम्र लगाकर, तो वो बात उन तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। तो फिर हम्म, मैंने तसल्सल से लिखा। और दूसरा, एक खास किस्म की फनकाराना बगावत आपके अंदर मौजूद होती है, उसको महमेज भी मिली, और उसको कुछ तरवीज भी दिया गया। तो मुझे यूं लगता है कि जो कुछ मैंने लिखा, जिन मौजूआत पे लिखा, वो दुरुस्त किया। और अब जो है ना, पहले इदारों के अंदर एक मशहूर चीज होती थी, पल्स रिपोर्ट, हम्म, जिसमें कोई रेडी वाला वो खबर बता देता था, कोई कुल्फी वाला, तो वो बड़े ऊपर लेवल तक जाया करती थी। हम्म, अब पल्स रिपोर्ट जो है वो आपका सोशल मीडिया बन गया है। हम्म, और मैं अपने किसी कॉलम के ऊपर, बेशक वो और सारे कॉलम अच्छे नहीं होते, नहीं आप अच्छे लिख सकते हैं कि लिख दूं कि ये कॉलम नहीं छपा, हम्म, लोग उसको शौक से पढ़ना चाहते हैं, लोग उसकी रीजन जानना चाहते हैं।